कि नून लीग की कोशिश जो है वो यही होगी कि अपने एक साला दौर में अपने केसेस को जो है वो बंद करवाएं, बल्कि इमरान खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप वगैरह पे केसेस भी डालें और उनको जेलों में भी भेजें। तो आपकी लीडरशिप जो है वो तैयार है जेलों में जाने के लिए? देखिए वो जेल में बेशक भेजना चाहते हैं, जरूर भेजें, तो भेजें जेल में भेजना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत चल सकती है इमरान खान को बाहर निकाल कर, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत मुकम्मल नहीं है। और जो भी फैसले करें ये सोच लें कि उसके बाद जमहूरियत नहीं चलेगी। बाकी क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इमरान खान को सियासत से निकालने की कोशिश की गई, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं बचेगी। राइट। एसर साहब, कुछ इकोनॉमी के भी हवाले से आज एहसन इकबाल साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी हमारे जो तीन चार उन्होंने सतून जो है वो गिनवाए खारजी सतह पे, और उन्होंने कहा कि भाई यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, सऊदी अरेबिया, ये खलीजी ममालिक हैं और चाइना है स्पेशली, इनके साथ जो है हमें रिलेशंस जो है अपनी कायम रखनी है, हमें उनकी मार्केट्स तक जो है वो रसाई हासिल रखने के लिए। और इल्ज़ामात अगेन आपकी जमात पे लगाए, आपकी जमात के चेयरमैन पे लगाए कि इमरान खान साहब ने हुकूमत की ने जो है वो सीपैक के मंसूबे को भी जो है तार तार कर दिया और कोई कसर नहीं छोड़ी। पौने 4 साल में जो है वो $1 का वो कहते हैं कि नया कोई सीपैक में मंसूबा नहीं लगाया, ऑल्दो के कहते हैं वो हमारे टाइम में $29 बिलियन तक के मंसूबे लग चुके थे। साथ साथ वो कहते हैं आपने चीन को नाराज किया, अमेरिका के पीछे वो अब साजिश को लेकर पड़ गए हैं, हमारे खलीजी ममालिक से जो है वो रिलेशंस को ख़राब कर दिया। ईयू को भी जो है, जब आपको पता है जीएसपी प्लस जो है उनकी तरफ से हमें मिला हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि आपने तो कुछ कसर नहीं छोड़ी पीछे। पहली बात तो सीपैक के ऊपर कोई 25 दफा हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन उनको बहुत शौक है दोहराने का। जितनी सड़कें बनी इस राहदारी के लिए, चाइना के साथ जो हमारी राहदारी है हमारे वक्त में, तहरीक इंसाफ के वक्त में, वो मुस्लिम लीग नून के वक्त से ज्यादा है। हमारे हजारों मेगावाट के पावर जनरेशन प्लांट उनके वक्त में भी कंप्लीट हुए, हमारे वक्त में भी कंप्लीट हुए। पावर की, बिजली की तरसील का उन्होंने एक मंसूबा नहीं लगाया। बिजली की तरसील का हजारों मेगावाट का मंसूबा हमने लगाया। इनके वक्त में एक भी सनती जोन सीपैक के तहत नहीं बना। हमारे पास 3 ऑपरेशनल सनती जोन है इस वक्त, जहां पे सरमायाकारी हो रही है और चाइनीज कंपनी सनतें लगा रही हैं। हमने वसत दी सीपैक को, ज़राअत शामिल किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हुई, 3 नए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बने। सो वसत भी हुई, मंसूबे भी मुकम्मल हुए। ये तो सीपैक है। दूसरी ये इन्होंने बात की कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप और ईयू, बड़ी अच्छी बात है। उस रिलेशनशिप का इन्होंने इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया कि जब इनकी हुकूमत आई तो $25 अरब हमारे पास एक्सपोर्ट थी, और 5 साल के बाद जब इनकी हुकूमत गई तो हमारी $25 अरब एक्सपोर्ट थी। 5 साल के अंदर एक धेले की एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा नहीं हुआ। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी? क्या हमें ट्रेड एडवांटेज मिल रहा था इन पॉलिसी से? इमरान खान के वक्त में क्या हुआ? $25 अरब की एक्सपोर्ट थी जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत आई। इस साल इंशाल्लाह ताला $30 अरब क्रॉस होने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मार्च का महीना था कि $3 अरब से ज्यादा की एक्सपोर्ट एक महीने के अंदर हुई। आईटी की एक्सपोर्ट जो $1.2 बिलियन के ऊपर फंसी हुई थी, वहां से बढ़ के वो $2 बिलियन से ऊपर गई, और इस साल इंशाल्लाह ताला तकरीबन $3 बिलियन पे जा रही है। तो ये फॉरेन पॉलिसी का फायदा तो इधर से नजर आता है ना जनाब। फॉरेन पॉलिसी का फायदा ये नहीं है कि मैंने जो चोरी का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर छुपाया हुआ है, वो पैसा ना कोई और हुकूमत जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर ले तो मेरी जायदादें बची रहे। ये फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, कौम को कोई फायदा होना चाहिए। अच्छा साहब, लास्ट कमेंट, वो कहते हैं कि जी 20,000 अरब जो है रुपए का कर्जा लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आने वाली नस्लों को गिरवी रखा दिया। वो कहते हैं 71 ईयर्स में 25,000 बिलियन जो है वो कर्जा लिया गया था, लेकिन इन्होंने तो पौने 4 साल में इतना कर्जा ले लिया कि आने वाली नस्लें जो हैं वो गिरवी रख दी गई हैं और खजाना खाली करके गए थे बकौल इनके। अच्छा, जिस वक्त ये खजाना छोड़ के गए थे, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे, और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुके थे, जो नेट रिजर्व्स हैं हमारे, जिसमें फॉरवर्ड स्वैप्स वाला के एडजस्ट अगर मैं कर लूँ, तो खजाना तो खाली क्या, हम 2 गुना ज़्यादा इनके पास छोड़ के गए हैं। लेकिन वो उनकी भी और मिफ्ता इस्माइल की बातों से मुझे इतनी शदीद घबराहट की सूरत हाल नजर आती है कि उनके हाथ पांव फूल गए कि इस वक्त संभालेंगे कैसे। तो ये आपके बस की बात नहीं है। आप ना अपने ऊपर इतनी नन्ही सी जान पे इतना बोझ ना डालें। ये 12 रुकनी गैर फितरी इंपोर्टेड हुकूमत जो है ना, इसने चलना है नहीं। इलेक्शन करवाएं,
अवाम की मैंडेट से एक हुकूमत तो आने दें, वही मईशत भी चला सकती है और मुल्क भी वही चला सकेगी। राइट। सब मान रहे हैं कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी, मदाखलत हुई, लेकिन साजिश कोई नहीं मान रहा। तो फिर ये साबित कैसे होगा सर कि साजिश हुई थी? एक तो इसका तरीकेकार जो है सबसे अच्छा वो इमरान खान साहब दे चुके हैं। एक जुडिशियल कमीशन बनाई जहां पे पब्लिक हियरिंग, बंद कमरे के अंदर पब्लिक हियरिंग, सारा पाकिस्तान को पता चले साइफर के अंदर क्या लिखा हुआ था, कैसे वो चीजें जो है उसके बाद हमने जमीन पर होते हुए देखी। तो बेहतरीन तरीका तो वो है। लेकिन जहां तक साइफर का ताल्लुक है, उस साइफर के अंदर वो बैरूनी मुदाखलत का तो जैसे आपने भी जिक्र किया, और उसने नई कौमी सलामती की मीटिंग जिसको शहबाज शरीफ चेयर कर रहे थे, उस मीटिंग ने री एंडोर्स कर कहा कि रीअफर्म कर दिया कि बिल्कुल जो पहले फैसले हमने किए थे वो दुरुस्त थे, और उन फैसलों में से एक ये था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस नजर आती है, यानी बिल्कुल वाजे पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत नजर आती है। साजिश जो है, हम क्यों कहते हैं कि उसके अंदर साजिश भी हमें नजर आ रही है, उसकी वजह मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा बयान कर देता हूं कि अगर सिर्फ ये लिखा होता कि इमरान खान अगर रहेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, जो उसमें कहा गया है, तो ये तो एक हद तक बात थी। लेकिन उससे आगे वो जाकर ये कहते हैं कि और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, इमरान खान नहीं रहे, तो सब माफ कर दिया जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि उसूलन उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर इमरान खान नहीं रहेंगे तो जब नई हुकूमत आएगी फिर हम उसकी पॉलिसियां देखेंगे, और उसकी पॉलिसियां देखने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमने किस तरीके के ताल्लुक रखना है। उनको पहले से क्या पता था? उनको ये कैसे पता चला कि क्या पॉलिसी होगी? जाहिर है कोई बातचीत हुई, कोई आपस में कम्युनिकेशन हुई, कोई गुफ्तो शुनीद बुनियाद पे इस नतीजे पे पहुंचे। आपने ये भी कहा कि उनको ये भी पता था कि मुझे रिप्लेस कौन करेगा। भाई तो उनको बिल्कुल वाजे है कौन रिप्लेस करेगा। उनको ये वाजे है कि वो रिप्लेस करने के बाद कौन सी क्या पॉलिसियां अपनाएगा, और उसकी बुनियाद पे अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में कैसे तब्दील कर देगा, ये सब पहले। अब मुझे ये सारी चीजें पता हो बगैर किसी बातचीत के, बगैर किसी कम्युनिकेशन के, ये कोई मंतक मानती नहीं है इस बात को। राइट सर, बट सर सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जी मदाखलत तो थी। वही वाली बात आ जाती है कि साजिश को लेकर अब जब ओपन हेयरिंग का मुतालबा किया जा रहा है आपके जमात के चेयरमैन की जानिब से, आपकी जमात की जानिब से, ओपन हेयरिंग के हवाले से तो कहा जा रहा है, लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जी पिटिशन आपकी जानिब से फाइल की जा सकती है, लेकिन कमीशन बनाने का जो है वो इख्तियार हुकूमत के पास है, हुकूमत कमीशन बना सकती है। आप क्या पिटिशन फाइल करने की तरफ आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, हमने तो ये पब्लिकली शेयर भी कर दिया था, और आपको पता है कि काबीना ने ये फैसला भी किया था कमीशन बनाने का, लेकिन वो बिल्कुल आखिरी दिन थे, तो जाहिर है उसके बाद कमीशन वो बन ना सका हमारे टाइम के होते हुए। लेकिन ये पिटिशन, ये जो साइफर है, ये स्पीकर के ऑफिस के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी जा चुका है। हमें पता है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मुल्क के हालात के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, इसीलिए वो इतवार के दिन सो मोटो एक्शन करके अदालत भी खोल लेते हैं। तो इतनी बड़ी चीज जब उनके सामने आएगी तो यकीनन उनको भी एक बतौर पाकिस्तानी तजस्सुस तो होना चाहिए कि ये इतना बड़ी चीज अगर हो रही है मुल्क के अंदर, कौमी सलामती कमेटी कह रही है कि वाजे बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है, तो क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? सर एहसन इकबाल साहब भी गुज़िश्ता रोज़ कुछ प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और बिलखुसूस इमरान खान साहब की जानिब से NSC की मीटिंग के मिनट्स को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है टू योर ओन बेनिफिट, आपके अपने मफाद के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्टेटमेंट भी जो सामने आई, उसमें भी एम्बेसडर असद मजीद साहब के रिमार्क्स के हवाले से बड़े क्योंकि सवालात जो है वो उठ रहे थे कि उन्होंने ब्रीफ क्या किया, तो उस हवाले से भी आया कि जी उनकी जो ब्रीफिंग और असेसमेंट थी at the meeting of the NSC, that was accurately reflected in the statement issued by NSC, जो अभी 38th NSC हुई है। देखिए, पहली बात तो ये कि उसकी मिनट्स जो हैं वो जाहिर है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, और वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के वो तो नहीं बाहर शेयर किए जा सकते। लेकिन एलामिया तो सारी कौम के सामने रखा गया ना। जो कौमी सलामती कमेटी इस नतीजे पे पहुंची कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस नजर आ रही है, वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है, ये तो अवाम के सामने रखा गया। और जैसे मैंने कहा कि अगली मीटिंग में जिसको शहबाज शरीफ खुद चेयर कर रहे थे, उस शहबाज शरीफ की चेयर की भी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग ये कहती है कि वाज़े
मुदाखलत नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने रीअफर्म किया जो पहले के सारे फैसले थे, तमाम के तमाम फैसले। और अगर कोई हमने मैनिपुलेशन करने की कोशिश की होती तो फैसले बदल नहीं जाने चाहिए थे? क्या ये नहीं कहना चाहिए था इस कौमी समिति कमेटी के कम्युनिके के अंदर के पहली जो मीटिंग हुई उसमें तो कुछ और ही हुआ था और गलत मिनट्स रिकॉर्ड में? बट मतलब ये अगेन बिल्कुल सर, मैं अपनी मजाक इस को बात को करते फिर हैं। दोहराना चाहूंगी कि फॉरेन कंस्पिरेसी की जो बात की जा रही है आपकी जमात की जानिब से, उसके हवाले से तो प्रीमियर एजेंसीज के सरबराहान जो है वो कह रहे हैं कि, और एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि उन्होंने तस्दीक की है कि भाई कोई एविडेंस नहीं मिले कंस्पिरेसी के। अच्छा, ये एविडेंस उनको मिला या नहीं मिला, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि हम ये कहें कि घर के अंदर एक बाहर से कोई चोर या डाकू तो आता हुआ नजर आया था, ये तो सब मानते हैं कि नजर आया था। उसके बाद जमीन पर गिरी हुई लाश भी सबको नजर आ रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जी हमें ये नहीं पता कि वो वाकई उसने कत्ल किया या नहीं किया। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारी बात पे ना जाए ना, हम तो नहीं कह रहे कि हमारी बात पे एतबार कर रहे हैं, आपकी हम तो तो बिल्कुल ओपिनियन है क्लियर कि है। कमीशन